ब्रिगेड साहब, डू यू एग्री विद दिस थिंग कि जनाब न्यूक्लियर के एंड पे ईरान जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाएगा, बट व्हेन इट कम्स टू लाइक यू नो लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम ऑफ ईरान, जो कि पहले भी एक इशू बनाया था ट्रंप ने, और पहले भी जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें एक इशू बना था, उसके वो बैकआउट नहीं करेगा। सो यहाँ पे एक गिव एंड टेक वाली सिचुएशन बनती हुई नज़र आती है कि एक चीज़ थोड़े कुछ अरसे के लिए या अभी उसके लोग फॉरगो कर दे ईरान, और दूसरे पे वो खड़ा रहे, उस पे स्टैंड लेके खड़ा रहे, यानी कि लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम पे उस पे अपना स्टैंड लेके खड़ा रहे। तो इस पे भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, या फिर भी यहाँ पे लिमिटेड स्ट्राइक्स की ऑप्शन रहेगी, या ये सर पे मुंडलाते रहेगी तलवार ईरान के? देखिए, सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, और रेंजेस और न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट है ये आपस में इंटरट्वाइंड है, क्योंकि वो जो जिन की जो जान जिस तोते में है वो यूरेनियम की अफजोदगी है। इजरायली खाइफ हैं उससे, और अमरीकी भी वो उसी वजह से ये प्रेशर डाल रहे हैं कि ये यूरेनियम की जो अफजोदगी की सलाहियत है उसको कैप किया जाए, उसके बगैर वो मिसाइल किसी काम के नहीं है। मिसाइल्स को रोकने के बहुत से तरीके हैं, एक न्यूक्लियर वेपन को न्यूट्रलाइज करने का कोई तरीका अभी तक ईजाद नहीं हुआ। इसलिए अगर ईरान वो रूबिकॉन क्रॉस करता है तो गेम इज़ अप। सो ये सबसे अहम नुक्ता है, और उसमें पेचीदगी ये है कि इस वक्त जो 60% तक अफसूदा शुदा यूरेनियम है वो कोई 400 केजी के लगभग है। अब उसका कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि वो डिस्पाइट बंकर बस्टिंग बाय B2 और पिछली जंग में बहुत नुकसान पहुंचा फोर्डू को, नटान्स को और दीगर तनसीबात को, मगर ये जो अफसूदा शुदा यूरेनियम है इसका अभी तक उनको पता नहीं चल सका कि वो कहाँ पे किस जगह पोशीदा है। और उसकी वजह से इस वक्त ये जो मुज़ाकरात हैं ये बड़े तातुल का शिकार हैं। ईरानियन वो चाहते हैं कि उस पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और अगर ये 60% की जो सतह है ये बहुत हाई है, इससे एक स्टेप आगे होता है बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम। तो जो ओरिजिनल 3.67 से की थी कैपिंग, वहीं पे वो अमरीकी उसको रखना चाहते हैं, मगर ईरानी अब उससे आगे सोच रहे हैं, और यहाँ मसला जो तात्तुल का शिकार है। तो मेरा ख्याल है जब तक ये 400 केजी वाली जो यूरेनियम है इसके बारे में कोई वो तय नहीं होगा, और ईरान कैटेगोरिकली जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके इंस्पेक्टर्स हैं उसको इजाज़त नहीं देगा कि उसको वो वेरीफाई करें, तो उस वक्त तक ये मेरा ख्याल है कंसीड नहीं करेंगे। और बड़ा मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि ईरानियन लीडरशिप जो है वो मिज़ाइल के मामले पे तो किसी किस्म का वो उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दे दिए हैं कि वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो अगर ये मामला कोई सही तरीके से रिज़ॉल्व नहीं होता तो सिलेक्टेड स्ट्राइक्स हैं, इसी वजह से 2 जो कैरियर फ्लीट्स हैं वो वहाँ पे आ चुके हैं, और इस वक्त उनकी कोशिश सिर्फ बमबारी करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करना नहीं होगा, बल्कि वो लॉन्ग टर्म एम उनका रेजीम चेंज है, क्योंकि ऐसा रेजीम आए जिसको प्लायबल हो और उसके साथ वो फिर कोई मुआहदा तय कर सके। और कुछ हल्के इस तरफ भी इशारा करते हैं कि बैल्कनाइजेशन ऑफ ईरान जो उसका मतमय नज़र है, क्योंकि ईरान में कौमियतें हैं, कुर्द्स हैं, आज़रीज़ हैं, आर्मीनियंस हैं, अरब्स हैं, पर्शियंस हैं, मगर एक हकीकत ये है कि जो पर्शियन लैंग्वेज है उसकी इकाई वो वहदत, उसने बड़ा स्ट्रॉन्ग ईरान को रखा हुआ है, और बैल्कनाइजेशन भी रेजीम चेंज के बाद ही हो सकता है। तो वो 2 सिनेरियोज़ हैं जिसकी तरफ मेरा ख्याल है इजराइल का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ईरान एज अ वायबल मजबूत मुल्क वो एज ए पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी ना रहे। तो ये अहदाफ हैं नेतन्याहू के, और ये याद रखिए कि जो नेतन्याहू साहब हैं वो रैशनल एक्टर नहीं है जो कॉस्ट बेनिफिट की इक्वेशन के अंदर काम करते हैं। उनके बहुत से अहदाफ हैं जो आइडियोलॉजिकली ड्रिवन है। जो अमरीकी एम्बेसडर हैं उनकी जो स्टेटमेंट है तो वो तो रेमिनिसेंट है बिब्लिकल आइडियोलॉजी की, कि इनको ज्यूज़ को हक हासिल है कि इस इलाके में अपना असर व रसूख कायम करें, और बल्कि उससे आगे के जो इलाके हैं वो ग्रेटर इजराइल वाला मामला करें। तो ये तो ऐसी एक सोच है जिसको कॉस्ट बेनिफिट के तनाजुर में नहीं देखा जाता, और यही ये ख़तरा है कि कोई ऐसी मिस कैलकुलेशन ना हो जिससे एक जंग छिड़ जाए। और कुछ हल्के तो ये भी कह रहे हैं कि ईरान की जो अफजूदगी की सलाहियत है वो काफ़ी एडवांस हो चुकी है, और शायद वो बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम के करीब पहुंच चुके हैं, और वो उन्होंने कहीं अलहदा उसको रखा हुआ है। इसमें चीन उनको
सर्वेलेंस की मदद कर सकता है, उनको डिफेंस की, एयर डिफेंस और मिसाइल्स को जो टारगेटिंग है, जैसे पाकिस्तान को हुआ था जो बाइडो कॉन्स्टिलेशन है सैटेलाइट्स की, उसको बरूए कार लाते हुए। रूस भी महदूद मदद कर सकता है, मगर उससे ज़्यादा चीन और रूस मेरा नहीं ख्याल कि वो ज़्यादा मौसर होंगे। ब्रिगेडियर साहब एक चीज़ ज़रा समझाइएगा, हमें एजुकेट कीजिएगा कि देखें, एक अगर रिसेंट पास्ट में अगर हम देखें तो अमेरिका जो है स्ट्राइक्स करता है ईरान पे, और उस ज़ीरो इन करके स्ट्राइक्स हो रही होती है कि जनाब न्यूक्लियर इनरिचमेंट जहाँ पे हुई है, या जहाँ पे भी उनकी जहाँ पे वो समझते थे कि वहाँ पे एक उनको एक थ्रेट है न्यूक्लियर की, वहाँ पे वो स्ट्राइक्स करते हैं। वहाँ पे नंबर वन पूछना ये है आपसे कि वो स्ट्राइक्स किस हद तक कामयाब हुई, वन। सेकेंडली, जो अभी तक आप कह रहे हैं कि उनको एज सच दे आर अनएबल टू फिगर आउट कि कहाँ पे कितनी न्यूक्लियर पड़ा हुआ है, और आप कह रहे हैं 60% के करीब पहुँच चुके हैं ईरान वाले, एंड दे आर लाइक क्लोज टू लाइक गोइंग फॉर अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ऐसे ही कह सकते हैं शायद। तो मेरे ख्याल में अगर ये सूरत हाल है तो इन्फिल्ट्रेशन जो है ईरान के अंदर जो है वो तो हो चुकी है समथिंग लाइक 80 to 85%, और हर जगह पे इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है। जो इंटेलिजेंस आउटफिट्स हैं, जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस आउटफिट्स ईरान की नज़र में हैं, वो तो ऐसे इन्फिल्टर कर चुकी है वहाँ पे कि जहाँ पे हमास के लीडर तक को अगर उन्होंने स्ट्राइक करना हो, हिट करना हो, तो बड़ी प्रिसाइज हिट करते हैं। सो उनके पास इंटेल बहुत अच्छी है। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो अगर न्यूक्लियर अगर है भी ईरान के पास, जैसे आप कह रहे हैं कि वो फिगर आउट नहीं कर सक रहे, तो ऐसी कौन सी जगह है कि जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन भी इतनी हुई हो और इतनी जनाब सब कुछ हुआ हो ईरान के अंदर, फोर्ट्स के अंदर पॉलिटिकल इन्फिल्ट्रेशन, मासेस के अंदर इन्फिल्ट्रेशन, उनके हर इदारे में इन्फिल्ट्रेशन हुई हो, और फिर भी फिगर आउट नहीं कर सक रहे हो कि कहाँ पे है उनका जनाब न्यूक्लियर एसेट्स कहाँ पे पड़े हुए, ये कैसे हो सकता है? ज़रा थोड़ा सा एजुकेट करेंगे। इस तरीके से है कि उनकी बहुत सी ज़ाहिर है अफ़गान एलिमेंट्स थे वहाँ पे, उनकी मदद से फिर एक पूरा जाल था जो मोसाद ने उधर फैलाया हुआ था जी। मगर इसके बाद उन्होंने सिद्देबाब भी किए हैं, काफ़ी उन्होंने उसको परचेज़ किए हैं, और अब वो नेटवर्क शायद इस वक्त इतना मौसर ना हो, मगर वो ज़ाहिर है वो नेटवर्क अभी भी किसी न किसी सूरत में मौजूद होगा। अब वो पोशीदा कहाँ है यूरेनियम, क्योंकि बहुत सी ऐसी साइट्स हैं ईरान में जो कि अंडरग्राउंड हैं। ईरान की जोग्राफ़ी बहुत स्प्रेड आउट है, और इसमें वो बहुत सी ऐसी अंडरग्राउंड उन्होंने कैबन्स बनाई हुई हैं जहाँ पे वो उसको छुपा सकते हैं। इस वजह से जब ये नटान्स में बॉम्ब डैमेज असेसमेंट अमेरिकन ने किया तो उन्होंने यूरेनियम या ताबकारी उसका कोई वो नहीं किया। इवन कि वो जो मॉनिटरिंग था सैटेलाइट से IAEA का और अमेरिकन का अपना, तो उसने भी ये बताया कि वहाँ पे जो ताबकारी की वो शरह इतने बड़े यूरेनियम के ज़ख़ीरे को हिट करने से होती है वो नहीं है। सेंट्रीफ्यूजेस को और उन तक तो वो पहुँचे क्योंकि वो बंकर बस्टिंग की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा थी उस मिसाइल की, तो उसने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। मगर ये इस वक्त यूरेनियम बार तौर वो जो 400 kg का उनका ख़तरा है, 60% तक जो अफसूदा हो चुकी थी, वो उस वक्त इस वक्त उसका कुछ मालूम नहीं है। और यही ख़तरा है इजराइल को कि इससे आगे एक स्मॉल स्टेप होता है। और इजराइल का जो तरीक़ाकार है वो तो ये रहा है कि 2009-10 में आपको मालूम है कि वो वायरस उन्होंने एक फ्लैश ड्राइव थी, वो एक कंप्यूटर जो लैपटॉप के साथ लगाया, स्टुक्सनेट वायरस को डाला, और वो जो सेंट्रीफ्यूजेस थे वो उनके वो घूमते घूमते वो टूटना शुरू हो गए। तो वो उस तरीके से उन्होंने उसको साबोताज किया। यही वो तरीके हैं जिसको अभी भी वो बरूए कार लाना चाहेंगे अगर ये उनको ये कंफर्म हो जाए कि दोबारा अफजूदगी के करीब पहुँच गए। मगर चूँकि अभी वो उस डैमेज के बाद वो उस तरीके से उनका जो यूरेनियम का जो एनरिचमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है UX5 को जो 6 को जो करते हैं, उस तरीके से वो दोबारा ऑन ग्राउंड सेटअप नहीं हुआ। तो जो वो कर चुके हैं वो बार तौर पे छुपी हुई है, और इसी के लिए इजरायली और अमेरिकी मुस्तरब है।